नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। तो यार बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस जिसका एग्जाम आपका आज यानी कि 1 मार्च को होने वाला है, उसके मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद आपका और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपका अपलोड किया जाएगा। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, जिसका आप लोग तेजी से डिमांड कर रहे थे कि सर 2012 से लेकर के 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है तो वो लाइए, तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इस वीडियो के बाद आप लोग उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को आप हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, 31 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक जारी रही, शीत युद्ध कहा जाता है। यानी कि सिंपल बोले तो इसका मीनिंग ये हुआ कि देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में होता है तो आपका दो देश संयुक्त राज्य अमेरिका और जो आपका सोवियत संघ था, इन दोनों के बीच दुनिया में सुपर पावर बनने की होड़ चलने लगता है। और इस सुपर पावर बनने की होड़ के चक्कर में क्या होता है, दोनों के बीच आपका टेंशन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये जो आपका टेंशन उत्पन्न होता है, यानी कि तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होती है, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को आपका शीत युद्ध कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपका सुकुमार सेन थे। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यूएनओ के जो आपका सुरक्षा परिषद है, इसमें टोटल आपका 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और आपका 10 या अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। और ये आपका 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं, इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो देखिए, आपका इसमें अस्थायी सदस्य में आपका रूस, चीन, फ्रांस और आपका अमेरिका और ब्रिटेन आता है। ठीक है। ये 5 अस्थायी सदस्य वाले देशों में। ठीक है। इसका नाम आपको लोग किस प्रकार से ट्रिक से याद रखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान देखिए। देखिए, आपका 5 अस्थायी सदस्य देशों का जो नाम याद रखने का ट्रिक है वो है आपका रूस का फेस। क्या ट्रिक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूस का फेस। ठीक है। FACE। देखिए, ठीक है। देखिए, आपका रूस से रूस हो गया पहला, और देखिए यहाँ पे एफ से क्या हो गया, आपका फ्रांस हो गया, ए से अमेरिका हो गया, सी से आपका चाइना हो गया और ई से आपका इंग्लैंड हो गया। और इंग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, ब्रिटेन हो गया। ठीक है। तो याद रखिएगा, रूस का फेस, इसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका यूएनओ के जो आपका सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश है, उसके नाम को आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। और इसके नाम को आप लोग जरूर याद रखिएगा बच्चों। ये सब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखें। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से रहता है कि आपका 4 को ऑप्शन दे देगा। ठीक है। 4 को देश का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश आपका यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्य में शामिल नहीं है। तो आप लोग पूरी नाम जानिएगा कौन कौन शामिल है, तभी ना छाट पाइएगा कि कौन आपका शामिल नहीं है। ठीक है। तो नाम इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और ये याद रखना है कि कितने अस्थायी सदस्य है, तो 5 अस्थायी सदस्य और आपके 10 या अस्थायी सदस्य। ठीक है। 10 या अस्थायी सदस्य आपका 2-2 साल में चेंज होते रहता है, इस वजह से इसका नाम आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम आपको याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य इसका क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना। यानी कि कहीं पे आपका युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध को रोकना आपका यूएनओ का क्या है, आपका पहला मुख्य उद्देश्य है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना, यह इसका पहला मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है कि सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना। यानी कि अगर दो देशों के बीच अगर झगड़ा चल रहा है तो इन दो देशों के बीच आपका मैत्रीपूर्ण सहयोग यानी कि दोस्ती के सहयोग को क्या करना है, यहाँ पे विकास करना, ये आपका यूएनओ का दूसरा उद्देश्य है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है। तो सोवियत संघ की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये आपका समाजवाद, अब तो इसी को साम्यवाद भी कहते हैं। ठीक है। इस पर आधारित है। तो याद रखिएगा, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था आपका किस विचार पर आधारित है, तो समाजवाद, इसी को आपका साम्यवाद कहते हैं, इस पर आधारित है। उसके बाद देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तिब्बत के कौन पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली थी। तो तिब्बत का जो आपका दलाई लामा है, इन्होंने 1959 में आपका भारत में शरण लिया था। तो याद रखिएगा किसने शरण लिया था, दलाई लामा ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आसियान में कितने सदस्य देश है। तो आसियान में आपका वर्तमान में 10 सदस्य देश है और ये 10 सदस्य देश आपका कौन कौन है। तो इसे आप लोग याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और आपका वियतनाम। ठीक है, देखिए अगर बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आए तो ये आपका नाम आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट लिखिएगा आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो आपका 10 सदस्य देश है। ठीक है, नाम आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर नाम पूछे कि आसियान में कितने सदस्य देश है, नाम लिखें तो ये नाम आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर से शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, जिसमें आपका कामराज, एस.के. पाटिल, निजलिंगप्पा तथा मोरारजी देसाई, इसमें से कुछ को इंदिरा गांधी विरोधी भी कहते हैं, आदि के समूह को कांग्रेस सिंडिकेट से नाम से जाना जाता है। यानी कि कांग्रेस सिंडिकेट क्या था, तो सिंपल इसका मीनिंग ये हुआ कि कांग्रेस के भीतर आपका, उसी के पार्टी के भीतर आपका कुछ शक्तिशाली एवं प्रभावशाली नेताओं का यह क्या था, आपका एक समूह था। ठीक है, जिसमें आपके कौन थे, तो याद रखिएगा कामराज, एस.के. पाटिल थे, निजलिंगप्पा थे और आपका मोरारजी देसाई थे, जो आपका इसमें से कुछ क्या थे, इंदिरा गांधी के आपका विरोधी थे। और इसी समूह को क्या कहा जाता है, आपका कांग्रेस के सिंडिकेट समूह कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपका लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है, यानी कि 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या महत्व है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो सुरक्षा परिषद में प्रस्तावों को रोकने या विरोध करने की अनुमति देती है। 5 अस्थायी सदस्यों को, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है, वीटो का अधिकार होता है। यानी कि वीटो आपका क्या है, तो वीटो आपका एक महत्वपूर्ण शक्ति है, महत्वपूर्ण प्रणाली है, जो सुरक्षा परिषद में अगर कोई भी प्रस्ताव है तो उस प्रस्ताव को रोकने या विरोध करने की अनुमति देता है, शक्ति देता है वीटो। और ये जो आपका वीटो का शक्ति है, ये आपको सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस, ब्रिटेन, इसको आपका वीटो का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जब कोई भी सदस्य देश एक प्रस्ताव पर वीटो डालता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो आपका सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसे आपका वीटो प्राप्त है, और ये वीटो प्राप्त देश कोई भी प्रस्ताव पर अगर वीटो लगा देता है तो क्या होगा, इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वीकृति नहीं दिया जा सकता है। यानी कि उस प्रस्ताव को वहीं पे आपका रद्द समझा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो इससे एक देश की एकल शक्ति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की नीतियों पर प्रभाव डाला जा सकता है। यानी कि इससे किसी एक देश की शक्ति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की जो नीति है उस पर प्रभाव डाला जा सकता है, जिससे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को रोका जा सकता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम की संक्षिप्त में चर्चा करें। यानी कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की हार हुई थी, तो इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ उसके बारे में यहाँ पे संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में लिखना है। तो देखिए बच्चों, भारत चीन युद्ध के निम्नलिखित निकटवर्ती व दूरगामी परिणाम सामने आए। पहला क्या परिणाम सामने आया, तो देखिए भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए। यानी कि जो भारत और चीन का जो संबंध पहले अच्छा हुआ करता था, 1962 के युद्ध होने से आपका क्या हुआ, इन दोनों के बीच से संबंधों में आपका टेंशन आ गया। अभी भी यह टेंशन चलते रहता है। आप लोग हाल फिलहाल में सुना होगा कि आपका जो डोकलाम का विवाद हुआ, ठीक है, जो आपका सियाचिन का विवाद हुआ, तो ये आपका टेंशन के कारण ही होता है। और ये जो टेंशन देखने को मिलता है, ये किसके कारण देखने को मिलता है, तो जो आपका 1962 में युद्ध हुआ था उसी के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो दूसरा परिणाम हुआ, वो भारत के भूभाग का एक बड़ा भाग चीन के कब्जे में चला गया। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो 1962 का भारत और चीन का युद्ध था, इस युद्ध में भारत की हार होती है और जो आपका चीन है, चीन के द्वारा भारत की जो भूभाग है, जमीन है, इस पर एक बड़ा जमीन का एक बड़ा हिस्सा क्या करते हैं, चीन वाले कब्जा लेते हैं। ये युद्ध का परिणाम था। उसके बाद तीसरा इसका परिणाम क्या था, तो भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि एवं गुट नीति आहत हुई। तो इससे क्या हुआ, जो आपका 1962 का युद्ध था, तो इससे आपका जो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय छवि और गुट निरपेक्ष नीति वाली जो आपकी नीति थी वो क्या हुई, आहत हुई इससे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका चौथा परिणाम क्या था कि भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार आया। देखिए 1962 का जो युद्ध हुआ था बच्चों, ये किसके बीच हुआ था, तो ये आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। और देखिए ये जो आपका चीन है ना, चीन आपका अमेरिका का क्या है, दुश्मन है, और चीन हमारा भी दुश्मन
दुश्मन यानी कि भारत का भी दुश्मन है, तो ये आपका क्या होगा, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो आपका भारत और अमेरिका इससे क्या हुआ, चीन की दुश्मनी के चक्कर में, इस युद्ध के चक्कर में क्या हुआ, आपका इसका संबंध आपका अच्छा होने लगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसका पांचवा आपका क्या परिणाम निकला कि भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद के स्थान पर व्यवहारिकता और आपका अर्थवाद को स्थान मिला। यानी कि देखिए 1962 से पहले जो भारत की विदेश नीति थी ये आपका कैसा था, तो ये आपका आदर्शवाद था। लेकिन इस युद्ध के बाद भारत की जो आपकी विदेश नीति होगी ये कैसा हो गया, ये आपका व्यवहारिकता हो गया। यानी कि जो देश हमारे साथ जैसा करेगा अब हम उसके साथ कैसा करेंगे, उसी तरह का व्यवहार करेंगे। ये भारत का विदेश नीति हो गया। क्लियर है बच्चों, तो ये आपका भारत चीन युद्ध के आपका क्या थे, परिणाम थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी कि मंडल आयोग क्या था, मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बच्चों, केंद्र सरकार यानी कि जनता पार्टी ने 1978 में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम मंडल आयोग था। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने का था। इसका अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, यानी कि इसका शॉर्ट में नाम क्या है, बीपी मंडल। ठीक है, और इस आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर मंडल कमीशन यानी कि मंडल आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका मंडल आयोग था इसका गठन कब किया गया था, तो 1978 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो पिछड़ा वर्ग है, जो आपका ओबीसी वर्ग है, इसकी स्थिति को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। और इस आयोग के अध्यक्ष आपका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल होने के कारण इस आयोग को क्या कहा जाता है, मंडल कमीशन या तो मंडल आयोग भी कहा जाता है। अब देखिए जो आपका मंडल आयोग था जिसका गठन 1978 में किया गया था, इस मंडल आयोग की क्या क्या सिफारिश थी, तो देखिए आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। यानी कि जो आपका मंडल आयोग था इन्होंने ये मुख्य सिफारिश की अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो आपका ओबीसी वर्ग है, ठीक है, जो आपका पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए आपका शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में आपका 27% सीटें क्या किया जाए, आरक्षित किया जाए। उसके बाद इन्होंने दूसरा सिफारिश क्या किया कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान एवं सुझाव दिए जिनमें आपका भूमि सुधार भी एक था। यानी कि भूमि सुधार के बारे में भी यहाँ पे सिफारिश किया। उसके बाद देखिए इसका तीसरा आपका क्या मुख्य उद्देश्य था, तो कह सकते हैं सिफारिश था कि 1990 के अगस्त माह में प्रधानमंत्री बीपी मंडल की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपकरणों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में था। यानी कि इन्होंने जो आपका सिफारिश किया था उसे आपका कब लागू किया गया, तो इसे आपका 1990 में किसने लागू किया था, तो जो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह की। ठीक है ना, इन्होंने आपका जो मंडल आयोग की सिफारिश थी इसे आपका लागू किया। तो ये आपका मंडल आयोग के बारे में आपका क्या हो गया, संक्षिप्त टिप्पणी हो गया। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से क्या लाभ हुआ। यानी कि जो राज्यों का गठन हुआ था बच्चों ये भाषा के आधार पर हुआ था। जो आपका भोजपुरी बोलते हैं उसे आपका बिहार राज्य बना दिया गया, जो आपका उड़िया बोलते हैं उसे आपका उड़ीसा राज्य बना, जो क्षेत्र में आपका तमिल बोलते हैं उसे तमिलनाडु बना, जो क्षेत्र में आपका तेलुगु बोलते हैं आपका वहाँ पे तेलंगाना बना, तो आंध्र प्रदेश बना, जहाँ पे आपका बांग्ला बोलते हैं वहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल बना। तो ये जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इसका क्या क्या लाभ हुआ इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग से तात्पर्य है कि जब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ी अतः केंद्र सरकार ने इस समस्या के अस्थायी और तर्क संगत समाधान के लिए 1953 ईस्वी में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया। ठीक है, तो पहले शॉर्ट में आपका ये लिखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, कब इसका स्थापना हुआ, कब इसका अध्यक्ष हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका मेन पॉइंट है क्वेश्चन का कि इसका क्या लाभ हुआ। तो देखिए इसका क्या लाभ हुआ, तो इससे आपका देश आपका क्या हुआ, ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। यानी कि देश में आपका भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से देश में आपका यूनिटी आया, यानी कि हमारा देश अंदर से और भी मजबूत हुआ। उसके बाद इसका जो दूसरा लाभ हुआ वो इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया। ठीक है, यानी कि इससे प्रशासन भी क्या हुआ, बहुत ही अधिक सुविधाजनक हो गया। देखिए क्या होगा, प्रशासन का मतलब क्या हुआ, जो आपका प्रशासन चलाते हैं जैसे डीसी एसपी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका जो डीसी एसपी बने उसके नीचे वाले क्षेत्रों में जो आपका बीडीओ सीओ बने आपका उसी राज्य से बनने लगे। ठीक है,
उसी राज्य यानी कि उस भाषा को जानने वाले लोग बनने लगे, तो इससे प्रशासन चलाने में क्या हुआ, सुविधाजनक होने लगा। तीसरा इसका लाभ था कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने भारत की विविध संस्कृति संस्थाओं की क्षेत्रीय पहचान को मजबूत किया, इससे भारत में संघवाद भी मजबूत हुआ। ये आपका तीसरा क्या हो गया, लाभ हो गया। चौथा इसका लाभ क्या था कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के बाद राजनीति और सत्ता का रास्ता अब उत्तर भारत में छोटे अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग व बहुसंख्यक हिंदी बोलने वाले लोगों के बजाय क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोगों के लिए खुला था। ठीक है, यानी कि अब जो क्षेत्रीय भाषा के बोलते थे वो लोगों के लिए भी आपका राजनीति का द्वार क्या हुआ, तो सत्ता का द्वार खुलने लगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का आपका लाभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 लाभ बताया, कोई भी आप लोग 3 या तो आपको 2 लाभ लिख सकते हैं, आपको नंबर 3 में 3 मिल जाएगा। ठीक है, अगर 5 नंबर में आए तो ये जितना मैंने आपको लिखा है ये सारे आपको लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ऑपरेशन इन्फिनिट रिच किया था। तो देखिए ऑपरेशन इन्फिनिट रिच क्लिंटन के काल का दूसरा सैनिक अभियान था। सन 1998 में आतंकवादी संगठन अलकायदा ने नैरोबी यानी कि जो आपका केन्या की राजधानी है तथा दार एस सलाम जो आपका तंजानिया में स्थित है, ठीक है, अमेरिकी दूतावासों में बम धमाके किए थे। ये बम धमाके कट्टर मुस्लिम विचारधारा पर आधारित थे। इसका बदला ही आपका ऑपरेशन इन्फिनिट रिच था। यानी कि ऑपरेशन इन्फिनिट रिच क्या था, तो ये आपका एक सैनिक अभियान था जो 1998 में जो आपका केन्या की जो आपका नैरोबी है, ठीक है, और तंजानिया का जो आपका दार एस सलाम है, यहाँ पे क्या हुआ था, जो आपका मुस्लिम धर्म के कट्टरपंथी विचारधारे वाले लोग थे, इन्होंने अमेरिका के दूतावास जहां पे आपका राजदूत बैठता है, ठीक है, वहां पे बम धमाका कर दिया और इसी धमाका का बदला लेने के लिए आपका क्या किया था, अमेरिका ने ऑपरेशन इन्फिनिट रिच का शुरुआत किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। यानी कि जो अलकायदा का जो ठिकाना था बच्चों सूडान और अफगानिस्तान पे, यहाँ पे क्या किया, आपका अलकायदा के ठिकानों पर आपका क्रूज मिसाइलों से हमला किया अमेरिका ने अपनी इस कार्यवाही के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेना या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं किया था। इस ऑपरेशन से अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है, और इन्होंने जो ये हमला का बदला लेने के लिए अमेरिका ने जो आपका बम छोड़ा था, इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे जो आपका सिविलियन थे यानी कि जो आपका नागरिक थे जिसका संबंध आपका आतंकवादी संगठन से नहीं था, उसका भी क्या होता है, यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। और कहा जाता है अमेरिका ने यह दादागिरी दिखाया था। यानी कि दादा क्या, दुनिया तो बोल भी करेगा कि दादागिरी था, क्या आप पर कोई मारेगा तो आप उसको नहीं मारिएगा, क्या मारिएगा ना भाई साहब। ठीक है, गांधी जी तो हर कोई नहीं बन सकता है कि एक गाल में मारे दूसरा गाल आगे कर दे। ठीक है, तो ये कंडीशन अमेरिका का था, यही आपका ऑपरेशन इन्फिनिट रिच था। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में गठबंधन राजनीति की युग कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो देखिए भारत में गठबंधन राजनीति का युग विशेष रूप से 1990 के दशक से प्रारंभ हुआ था, जब आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों ने राजनीतिक स्कीमों और दलों के संबंध में नई दृष्टिकोण उत्पन्न किया। हालांकि केंद्र में गठबंधन सरकारें बनना 1990 में ही शुरू हो गया था, उसके बाद से ही जारी रहा। लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी 1977 से 79 में भी एक तरह का गठबंधन की थी। 1989 से 99 के दशक में कई अस्थिर गठबंधन और अल्पमत सरकारें दिखी, जो एक के बाद एक आती रही। और इसका परिचय 1996 में पहली बार गठबंधन सरकार के साथ हुआ, जब विभिन्न दलों ने मिलकर सरकार बनाई और पार्लियामेंट में अलग अलग दलों के समर्थन से सरकारें चलाई। इस युग ने राजनीतिक विविधता को बढ़ावा दिया और संवैधानिक तौर पर लोगों को सशक्तिकरण का अधिकार प्रदान किया। गठबंधन राजनीति के युग ने संविधान तंत्र में सामाजिक न्याय, समाजवाद, संवैधानिक साक्षरता के मूल्यों को प्रमोट किया। यानी कि भारत में जो आपका गठबंधन की राजनीति का युग प्रारंभ हुआ था, ये आपका 1990 के दशक को ही माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो आपका 1977 में जो केंद्र में आपका जनता पार्टी की सरकार बनी थी बच्चों, ठीक है, उसे भी आपका गठबंधन का ये सरकार माना जाता है। क्योंकि आपका देखिए ये जो आपका जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये जो सरकार बना था आपका विभिन्न दलों के सहयोग से ही बना हुआ था। और जो सरकार विभिन्न दलों के सहयोग से बनता है उसे गठबंधन का ही सरकार कहा जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो भारत में जो आपका गठबंधन राजनीति का युग प्रारंभ हुआ था, ये आपका कब हुआ था, तो 1977 से ही हो गया था। उसके बाद आपका विभिन्न चरणों में कई बार गठबंधन की सरकार आपका भारत में देखने को मिला। जैसे कि आपका 1989 में आपका गठबंधन का सरकार बना, 1996 में भी आपका पार्लियामेंट में गठबंधन का सरकार देखने को मिला। और इस प्रकार से आपका भारत की जो सरकार है ये चलाई गई। क्लियर है बच्चों। इससे क्या हुआ, भारत की जो राजनीति है इसमें आपका विविधता भी को बढ़ावा मिला और विविधता देखने को मिला। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन से देश दाचेस के सदस्य हैं। यानी कि दाचेस का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में दासी को शॉर्ट में कहते हैं सार्क, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और ये आपका क्या है, तो ये आपका दक्षिण एशियाई में राज्यों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक संघ है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था। इसके सदस्य देश कौन है, तो इसके सदस्य देश आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो इसे आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि दासिस के सदस्य देश कौन है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा, पॉइंट दे करके। पहले इसका फुल फॉर्म लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका, उसको लिख दिए, इसका स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो सदस्य देश है मेन पॉइंट ये आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, कि सोवियत संघ के विघटन के किसी एक कारण की चर्चा करें। यानी कि 1991 में जो सोवियत संघ आपका 15 गणराज्य यानी कि 15 देशों में टूटा था, उसके विघटन का क्या कारण था, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग परिचय लिखेंगे कि सोवियत संघ का नाम सोवियत संघ कैसे पड़ा, साथ ही साथ इसका विघटन कब हुआ था और ये कितने देशों में टूटा था, ठीक है। उसके बाद इसके कारण के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब रूस में क्रांति हुई थी तो 1917 से रूस का नाम सोवियत संघ पड़ गया। 1917 से 1991 तक हम रूस को सोवियत संघ के यानी कि यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ 15 गणराज्य से मिलकर बना था। सोवियत संघ का विघटन 15 दिसंबर 1991 को हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसके कारण को हम लोग देखेंगे। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या था, एक दल का प्रभुत्व, यानी कि जो आपका सोवियत संघ है यहाँ पे आपका एक दल का प्रभुत्व था, एक ही दल यहाँ पे सत्ता चलाती थी, वो दल था आपका कम्युनिस्ट पार्टी। इस वजह से कहा जाता है सोवियत संघ का ये भी आपका एक वजह था आपका विघटन का। तो वही लिखा गया, देखिए एक दल का प्रभुत्व यानी कि सोवियत संघ देश में एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था, जिसके द्वारा सोवियत संघ में एक ही दल कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण अंकुश था। सोवियत संघ की जनता की इच्छा को पूरा करने में असमर्थ थी कम्युनिस्ट पार्टी, और साथ ही गणराज्यों के समूह में रूस के प्रभुत्व को देख करके भी जनता शोषित महसूस करता था, ठीक है। मतलब को लगता था कि जो एक ही पार्टी है, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, दो पार्टी, जैसे कि हमारा भारत में ऑप्शन है कांग्रेस बीजेपी, ठीक है। कोई भी पार्टी को हम लोग सरकार में बनवा देते हैं फिर उससे हटा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे आपका एक ही पार्टी, वोट दो या ना दो एक ही फायदा होता था, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे सरकार चलाएगी। तो इससे जनता को लगता था भाई कि अरे हमको यहाँ पे शोषण कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, इस वजह से यह देश का विघटन हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दूसरा कारण था, देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन में आपका एक ही कारण लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे दो कारण इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है इसे 5 नंबर में दे दिया जाता है, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 130 से 150 वर्ड में लिखना है, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 250 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को अगर 5 नंबर में पूछ दे तो आप लोग तो बड़ा करने में तो हालत खराब हो जाएगा। तो इस वजह से अगर 3 नंबर में पूछे तो एक ही पॉइंट लिखना है, अगर 5 नंबर में पूछे तो इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बोल रहा हूँ। देखिए क्या है इसका दूसरा कारण, तो मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति। तो देखिए मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियां पुनर्रचना और खुलेपन की नीति को लागू किया था। तब सोवियत संघ की जनता को पता चला कि आर्थिक प्रगति के मामले में पश्चिमी जगत सोवियत संघ से बहुत आगे है। इस जानकारी के बाद ही जनता का समाजवादी व्यवस्था मोह भंग हो गया, यानी कि जो वहां पे आपका सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था चलती थी, इससे जनता का मोह भंग हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियां पुनर्रचना और खुलेपन की नीति सोवियत संघ के अनुरूप बदले प्रतिरूप हो गए, यानी कि इसको लगा कि इससे अच्छा होगा, लेकिन इसी के जस्ट उल्टा इससे खराब हो गया और देश आपका 15 देशों में टूट गया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीति गलत थी, बल्कि नीतियों को लागू करने का समय समाजवादी व्यवस्था में जनता के अधिकार समाप्त के दिए थे, ठीक है, समाप्त कर दिए थे। निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई, बल्कि सारे अधिकार सरकार के पास आ गए। सरकार के निर्णय जनता पर थोपे जाने लगे, इससे वह सत्तावादी हो गई और जनता में असंतोष पड़ गया, ठीक है। तो ये आपका कारण था, दूसरा कारण सोवियत संघ के विघटन का। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और भी वीडियो आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपका और वीडियो आएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे विजिट करते रहिए, सर्च करके देखते रहिए द पीसीएम विजन, ठीक है, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 3 नोटिफिकेशन एक दिन में पहुंचता है, जो कि आपके पास पहुंच गया है ऑलरेडी। अब इसके बाद नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और यहाँ पे मैं आपको 5 से 6 वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।